हेलो एवरीवन। 10th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, इस बुक को हम लोग अब कवर करते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में अपने कोशिश करते हैं, इस बुक को भी हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर इससे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो ये सारे चैप्टर्स इस एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। टोटल 7 चैप्टर्स दे रखे हैं, तो इन 7 चैप्टर्स को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। इस एनसीईआरटी को कवर करते हुए आपको ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, इजी है ये एनसीईआरटी। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये टेक्निकल है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स इसमें दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। हम लोग उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। शुरू में राइटर इस चैप्टर के अंदर हमें रिसोर्सेज का मीनिंग बताते हैं। तो क्या है रिसोर्सेज का मीनिंग? रिसोर्सेज का देखो सिंपल मीनिंग है, हर वो चीज़ जो हमारी सराउंडिंग्स में, जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे लिए अवेलेबल हो। किस लिए? हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फिर चाहे वो फिज़िकल नीड्स हो, साइकोलॉजिकल नीड्स हो, हमारी इकोनॉमिक नीड्स हो, कल्चरल नीड्स हो, सोशल नीड्स हो, किसी भी तरह की जो नीड्स हैं हमारी डे टू डे लाइफ में गुजारा करने के लिए, वो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, हर वो चीज़, उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। लेकिन रिसोर्स को डिफ़ाइन करने के लिए, मतलब रिसोर्स को रिसोर्स कहने के लिए 3 कंडीशंस राइटर हमें बताते हैं। मतलब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब 3 कंडीशंस अटैच्ड है अगर हमें किसी चीज़ को रिसोर्स कहना है। तो पहली कंडीशन है, वो जो रिसोर्स हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। इन तीनों टर्म्स को हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी टर्म्स हैं, की टर्म्स हैं ये रिसोर्सेज को डिफ़ाइन करने के लिए। मतलब जब भी आप रिसोर्सेज को डिफ़ाइन करो, इन 3 टर्म्स को यूज़ करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या मतलब होता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल रिसोर्सेज का होना। देखो, आप जैसा कि जानते होंगे, हमारे अर्थ के इंटीरियर सरफेस में बहुत सारे रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, जो अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली डिग हैं। तो थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिसोर्सेज हमें अर्थ के डीप इंटीरियर में जाके मिलते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, आयरन, जिंक, कोल हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, ठीक है, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस के रिजर्व्स हों। तो बड़े सारे मिनरल्स एंड रिसोर्सेज हमें अर्थ के इंटीरियर में जाकर मिलते हैं। अब अगर हमें इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के नीचे मिलते हैं, तो ऐसे भी नहीं कि आप हथौड़ा और कील लेकर वहाँ पर पहुँच जाओ एक पर्टिकुलर एरिया में, और आप सपोज़ करो उस जगह पर डीपली इंटीरियर में गोल्ड अवेलेबल है, सोने की एक माइन है। अब ऐसा नहीं आप हथौड़ा और कील लेकर पहुंच जाओगे और वहाँ पर अगर आप खुदाई करने लगोगे तो आपको वो गोल्ड माइन आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं उन इंटीरियर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए। इमेज में जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक तरीके की माइन है, और हम लोग इमेजिन कर लेते हैं इस डीप माइन के अंदर कुछ गोल्ड रिजर्व्स मिलते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो मशीन खड़ी हुई है, ये आई इसलिए यहाँ पर ताकि अपने इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से ये अर्थ के डीप इंटीरियर में जाकर डिगिंग कर सकें, खुदाई कर सकें, और खुदाई करने के बाद उस गोल्ड माइन को ये एक्सेस कर सकें। तो अब ये जो खुदाई, ये जो मशीन कर रही है, मशीन क्या है? मशीन एक एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का। और अर्थ, ये टेक्नोलॉजी यूज़ किस लिए हो रही है? अर्थ के इंटीरियर में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना है, इस तरह की मशीन्स हमारी हेल्प कर सकती हैं उसमें। तो मशीन्स एग्जांपल हुआ टेक्नोलॉजी का, और अर्थ के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो उसको बाहर निकालने का प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एक्सट्रैक्शन। तो इस तरीके से ये जो मीनिंग है ना कि रिसोर्सेज शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्सेज अगर एक्सट्रैक्ट हो सकें, तो वो पहली कंडीशन है रिसोर्सेज को रिसोर्सेज कहे जाने के लिए। क्योंकि रिसोर्सेज, सिंपल फंडा ये है, रिसोर्सेज क्योंकि अर्थ के बहुत डीप इंटीरियर में जाकर मिलते हैं, और ह्यूमन बींग्स खुद इतने केपेबल नहीं है कि वो उन रिसोर्सेज को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के
डिग आउट कर सकें, तो हमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे ये मशीन जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इन मशीनों की सहायता से हम लोग अर्थ के इंटीरियर में मिलने वाले रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल होता है दैट रिसोर्सेज आर टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, मतलब रिसोर्सेज को बाहर निकाला जा सकता है एक टेक्नोलॉजी की सहायता से। दूसरा एग्जांपल आप इसको देख लो स्क्रीन पर, आपको पता होगा क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम रिजर्व्स या नेचुरल गैस के रिजर्व्स जो होते हैं वो हमें डीप इंटीरियर सरफेस पे जाकर मिलते हैं। कुछ नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स होते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं, वो हमें ओशन सरफेस पर भी जाकर मिलते हैं, मतलब समुद्र की जो ज़मीन होती है वहाँ पर भी हमें ओशन सरफेस मिलते हैं। वहाँ पर हमें क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व्स के जो मिनरल्स हैं, मिनरल रिसोर्सेज है, वो हमें मिलते हैं। अब ऐसे रिजर्व्स को बाहर एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए आप सोच सकते हो, अब ओशन के सरफेस पे जाकर मान लेते कि ह्यूमन बींग्स पहुंच भी गए, तो ऐसा तो कोई पॉसिबल है नहीं उनके पास कुछ कि वो अब जाएंगे डूबकर और वो पेट्रोल निकाल कर आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए पड़ती हैं जिस पे ह्यूमन बींग्स खुद सरफेस पे खड़े रहकर ओशन के डीप सरफेस में जाकर उन पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस के रिजर्व्स को बाहर निकाल सकें। तो ये एक एग्जांपल हुआ रिसोर्सेज का। यहाँ पर रिसोर्स देखो अर्थ के काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर में जाकर मिलता था, इवन ओशन सरफेस के नीचे जाकर मिल रहा है हमें, मतलब समुद्र की जो ज़मीन है उसके नीचे ये रिसोर्स छुपा हुआ है, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। इसको बाहर निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे वो एक एग्जाम्पल बन जाता है हमारा दैट रिसोर्सेज शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई थी, दैट रिसोर्सेज शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल। अब इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब हम लोग जानते हैं। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी टर्म को जानने से पहले मैं आपको फीजिबिलिटी का मतलब बताता हूँ। देखो, फीजिबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, जब किसी चीज़ की यूज़फुलनेस कितनी हो, उसकी ज़रूरत कितनी हो, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो या यूटिलिटी क्या हो, क्या लोग उस चीज़ को ख़रीद भी रहे हैं या नहीं, डिमांड उस रिसोर्स की, उस पर्टिकुलर चीज़ की है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फीजिबिलिटी। मतलब फीजिबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग यही होता है, एक पर्टिकुलर रिसोर्स की या एक पर्टिकुलर चीज़ की एक मार्केट डिमांड के हिसाब से उसकी यूज़फुलनेस कितनी है, उसकी यूटिलिटी कितनी है, उसकी डिमांड वैल्यू कैसी है। ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक फीजिबिलिटी की, तो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी में देखो क्या देखा जाता है, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी में ना कॉस्ट बेनिफिट का रेशियो देखा जाता है। अब इसका क्या मतलब है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का, सपोज़ करो, क्योंकि रिसोर्स के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपकी एक कंपनी है जो कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स, वेरियस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है आपकी कंपनी। मतलब आपके पास कुछ एक ऐसी अच्छी मशीनें अवेलेबल हैं आपकी कंपनी के पास, जिसकी मदद से आप अलग अलग एरियाज़ में जाकर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हो, और वेरियस जो एजेंट्स हैं या जो सरकार है वो आपको ठेके देती है कि आप जाओ अलग अलग एरियाज़ में रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करो, हम आपको आपकी मशीनों का और लेबर का जितना पैसा है वो आपको देंगे, इसके साथ साथ आपको प्रॉफिट भी देंगे। अब जब आप कोई रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके लाओगे तो ऑब्वियस ही बात है, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करोगे ना कि मार्केट में उस पर्टिकुलर रिसोर्स की डिमांड हो, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो, उसकी यूज़फुलनेस पब्लिक की नज़रों में ज़्यादा हो। आप क्यों ऐसे किसी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना पसंद करोगे, अर्थ के सरफेस से बाहर निकालना पसंद करोगे जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो। ठीक है, तो आप किसी भी ऐसे कम वैल्यू वाले रिसोर्सेज को बिल्कुल भी निकालना पसंद नहीं करोगे। दूसरी बात क्या है कि वो जो रिसोर्सेज आपने जो एक्सट्रैक्ट करा है, एक पर्टिकुलर रिसोर्स या नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज जो आपने एक्सट्रैक्ट करे हैं, आप ये भी तो देखोगे ना कि उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो खर्चा आया है, एटलीस्ट उसकी इतनी डिमांड हो, मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड हो कि एक्सट्रैक्ट करने के खर्चे से ज़्यादा आपकी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए। और रिकवर कॉस्ट कैसे होगी, जब उस पर्टिकुलर रिसोर्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत हाई रेट पे आपका रिसोर्स बिकेगा। ठीक है, मतलब समझिए आप, सिंपल सा मीनिंग, मतलब मैं आपको ये डिलीवर करना चाह रहा हूँ कि आपने जो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करा, आपने जितना उस पर पैसा लगाया, तो मार्केट में बेच के आपको कम से कम उससे 10, 20, 50 गुना ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। आप यही तो एम करोगे ना। आप क्यों लॉस अपना उठाओगे कि आपने कोई रिसोर्स निकाला, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, आपने अर्थ से कोई रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करा, आपका उसमें खर्चा आया पूरा 1 करोड़ रुपए। ठीक है, और मार्केट में जब वो सारे रिसोर्सेज को प्रोसेसिंग करने के बाद
आप जब बेचने गए तो आपको पैसे मिलते हैं 75 लाख रुपीज़। अब 25 लाख रुपए का तो आपको घाटा हो गया, लेकिन आप किसी ऐसे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे कि उसको एक्सट्रैक्ट करने में खर्चा आया हो 1 करोड़ रुपए का, लेकिन मार्केट में जब आप उसको बेचने गए कम से कम आपको 2 या 4 करोड़ रुपए तो मिले कम से कम, तब जाकर तो बात बनेगी। तब तो आपका फ़ायदा होगा कि आपने रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में जो इतनी महंगी टेक्नोलॉजी लगाई, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय करा, इतनी लेबर लगाई, इतने महीनों तक आपने वेट करा, ठीक है, तो आपको जो एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉस्ट है, प्रॉफिट उससे ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। समझ गए? यही है कंसेप्ट इकोनॉमिक फीजिबिलिटी का। किसी चीज़ को बनाने का जितना खर्चा आता है किसी चीज़ पर, उसको बेचने के बाद जो खर्चा आया था उसको बनाने का, वो तो रिकवर हो ही जाए पर्सन का, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी आ जाए पर्सन को। तो इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे रिसोर्स के कंसेप्ट में, कंटेक्स्ट में, कि रिसोर्सेज शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल। तो उसका मतलब सिंपल से सिर्फ इतना होगा, आपने जो पैसा लगाया रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में, वो आपको पूरी तरीके से आपको रिकवर हो जाए, उसकी रिकवरी हो जाए अलॉन्ग विद द प्रॉफिट। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ आपको अपना जो कॉस्ट आपने लगाई थी सिर्फ वही रिकवर आप कर पाओ, कुछ तो प्रॉफिट के लिए तो आप एम कर रहे होगे ना, ठीक है। अब ये कोई सोशल वर्क आप थोड़ी ना कर रहे हो कि मैं पहले पूरा पैसा लगा दूंगा और उसके बाद कोई बात नहीं, रिसोर्सेज को बेचने के बाद उतनी रेट पे वो बिक जाएगा तो मेरा पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। पर्सन जब कोई रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की मशीनरी जब कोई ख़रीद रहा है, इतने सारे लेबर को लगा रहा है, तो वो किसी ना किसी प्रॉफिट को देखते हुए तो ये सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो आपका जब खर्चा लग रहा है वो खर्चा एक तो रिकवर हो जाए, सेकंड कंडीशन आपको प्रॉफिट भी मिल जाए, उस चीज़ को आप कहोगे इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। आप हमेशा कोशिश यही करोगे कि ऐसा ना हो कि आपने जो पैसा लगाया था उस पैसे में आग लग जाए। इसका मतलब क्या है, उस पैसे में आग लग जाए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आपको लॉस उठाना पड़ जाए प्रॉफिट की जगह, ठीक है। तो जिस चीज़ में अगर आपको लॉस होता है और आप अपना कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो, प्रॉफिट कमाना तो छोड़ ही दो, उस चीज़ को आप इकोनॉमिक फीजिबिलिटी के कंटेक्स्ट में नहीं जोड़ोगे। इकोनॉमिक फीजिबल या इकोनॉमिक फीजिबिलिटी सिर्फ वही एक्टिविटी होती है जिससे आपको अपना एक तो खर्चा रिकवर हो जाता है अलॉन्ग विद द प्रॉफिट, मतलब आप थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लेते हो, और जब प्रॉफिट आपने कमा लिया तो ऑटोमेटिकली मीनिंग यही होता है प्रॉफिट का कि आपने जो कॉस्ट उस पर इनकर करी थी, जो कॉस्ट के ऊपर खर्चा था, वो आपका टोटल तरीके से रिकवर हो गया। तो इस तरीके से हमने सेकंड ये जो कंडीशन दे रखी थी इकोनॉमिक फीजिबिलिटी की, इसको डिस्कस करा। थर्ड कंडीशन जो दे रखी है वो है रिसोर्सेज मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। अगर उसको रिसोर्स कहना है तो दोज पर्टिकुलर रिसोर्सेज मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। रिसोर्सेज का कल्चरली एक्सेप्टेबल होना, देखो इसमें कंडीशन है, आप ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, क्योंकि इसकी कोई प्रिसाइज या फिक्स डेफिनेशन नहीं है इंटरनेट के ऊपर। क्योंकि देखो कल्चर एक ऐसी चीज़ होती है जो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन वेरी करती है। आप अगर कोई आप ऑडियंस जो आप सुन रहे हो इस वक्त, मेरे हिसाब से मेरा कल्चर कुछ और है, आपके हिसाब से वो कल्चर आपका कुछ और हो सकता है। तो एग्जाम्पल जो मैं आपको देने जा रहा हूँ हो सकता है आपको थोड़ा सा वो इरेलेवेंट लगे, लेकिन हमें कंटेक्स्ट समझाने के लिए, और जो हम बात कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी में दैट रिसोर्सेज मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, उसको समझाने के लिए काफ़ी होगा, आपको समझ में आ जाएगा एक बारी कंटेक्स्ट क्या है। तो एक बारी आप जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना बिल्कुल। हम लोग मान लेते हैं कि एक ऐसी इकॉनमी है जहाँ पर जो बच्चों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, मतलब चाइल्ड पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर इकॉनमी के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टीनेजर्स हों, चाहे एडोलेसेंट्स हों या कुछ भी हो, जो छोटी एज के बच्चे हैं वो उस इकॉनमी के अंदर ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डर्स एंड एडल्ट्स, ठीक है। अब उस इकॉनमी में आप क्या पसंद करोगे, दो चॉइसेस मैं आपको देता हूँ। या तो उस इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और केक की प्रोडक्शन हो, और दूसरी चॉइस ये है कि उस इकॉनमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल की प्रोडक्शन हो। तो ऑब्वियस ही बात है इस चीज़ में कल्चरली एक्सेप्टेबल चीज़ क्या होगी, अगर चॉइसेस सिर्फ दो चीज़ों के बीच में है, केक और कॉफ़ी जो है, आप उसी को तो कल्चरली एक्सेप्टेबल मानोगे। आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि आपका जो बच्चा है वो छोटे में ही
अल्कोहल कंजम्पशन सीख जाए, दारू पीना सीख जाए, और वो बाज़ार जाए तो वो दारू की बोतल हाथ लेकर आ रहा हो, रेदर देन उससे बेटर चॉइस तो यही है कि वो दोस्तों के साथ जब भी हैंग आउट करने जा रहा हो तो वो आपका चाइल्ड कॉफ़ी और केक की कंजम्पशन करे। अब इस एग्जांपल से आप चाहो तो डिसएग्री भी कर सकते हो। आप तो ये कह सकते हो कि अल्कोहल तो देखो कल्चरली एक्सेप्टेबल चीज़ है, अब तो हमारी रेगुलर लाइफ का पार्ट बन गया है। शादियों में, फंक्शंस में, या कोई भी सेरेमनीज़ हो घर में या बाहर, तो अल्कोहल तो देखो चलती ही चलती है, वो तो नॉर्मल सा एक कल्चर बन गया हमारा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि देखो वो हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से हो, लेकिन कल्चर की जो डेफिनेशन होती है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है। कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा परफॉर्म होती हो, अब आप किसी के घर जैसे अर्बन एरियाज़ में जाओगे, चलो मान लेते हैं आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, कहीं पर भी आप रह रहे हो, तो वहाँ पर आप किसी के घर जब किसी फंक्शन में जाते हो तो आप ग्रीट करने के लिए एक वाइन की बॉटल या कुछ एक एल्कोहलिक ड्रिंक आप लेकर जाते हो। तो वहाँ पर वो हो सकता है जो जो जिनके घर आप जा रहे हो, बीइंग अ गेस्ट, वो खुश हो जाएं आपसे। लेकिन आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जहाँ पर हो और वहाँ पर आप किसी के घर जा रहे हो और वो उस एरिया में अल्कोहल कंजम्पशन नहीं मानी जाती, क्योंकि वहाँ पर पूजा पाठ करने वाले लोग रहते हैं ज़्यादा। अब वो भी एक कल्चर है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक कल्चर था, आप जहाँ पर जिसके घर वाइन लेकर गए, बिल्कुल उसके अपोजिट एक दूसरा कल्चर है जहाँ पर लोग बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते हैं। उनके घर के आसपास बहुत ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं, उनकी किसी जनरेशन ने अल्कोहल कंज्यूम नहीं करी, तो वहाँ पर अगर आप किसी को ऐसे देने जाओगे तो इंसल्ट उसमें आपकी होगी उस केस में। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो एग्जांपल है ये कल्चरली इररेलेवेंट हो सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि कल्चर की डेफिनेशन जो होती है वो रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। तो जो हमने एग्जांपल डिस्कस करा उसमें क्या चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अल्कोहल या फिर बियर की जो प्रोडक्शन है हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि उस पॉपुलेशन के अंदर, उस इकॉनमी के अंदर बच्चों की जो पॉपुलेशन की तादाद है वो ज़्यादा है, तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे। रेदर देन हम ये चाहेंगे कि बच्चे कॉफ़ी और केक को कंज्यूम कर लें, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग बियर और सम वाइन। एक एग्जांपल और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं करंट कंटेक्स्ट में। अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल रिलेट ना कर पाए हो तो इसको आप डेफिनेटली रिलेट कर लोगे। सपोज़ करो एक इकॉनमी के अंदर, अब ये आप भूल जाओ कि वहाँ पर बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एडल्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे आप जो सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, हम लोग जो आसपास अपनी सोसाइटी को देखते हैं वही इकॉनमी है। सब लोग मतलब मिक्स पॉपुलेशन है हमारी, एडल्ट्स भी हैं उसमें, एल्डर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे लोग हैं, ठीक है। अब ऐसी किसी इकॉनमी के अंदर आपके एरिया के आसपास आप ये देखते हो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में गन्स की प्रोडक्शन हो रही है, बंदूकों की प्रोडक्शन हो रही है। ये रियल गन्स हैं, मतलब किसी को ठोक दिया तो उसका काम हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पर कंटेक्स्ट ये बताया था कि पॉपुलेशन सारी मिक्स्ड है, लेकिन फिर भी गन्स की प्रोडक्शन को कल्चरली एक्सेप्टेबल आइटम नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि देखो किसी के हाथ वो लग गई, और एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हमारी सोसाइटी में वैसे भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी बच्चे के हाथ वो लग गई तो आप जानते हो कि कितना बड़ा खेल हो सकता है। किसी चाइल्ड ने ऐसी किसी गन को कहीं से भी गलती से एक्सेस कर लिया तो वो कितनी बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी बन सकती है। तो इस केस में गन्स तो कैसे भी करके कल्चरली एक्सेप्टेबल रिसोर्स तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। तो आप कोशिश करोगे, मतलब सिटीजन्स जो हो सकता है वो रिवोल्ट करें या सरकार को जो है पटिशन फाइल करें कि आप कैसे भी करके गन्स की प्रोडक्शन को बंद करवाओ। हमारी सोसाइटी में गन्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे लोगों के अंदर एग्रेशन और बढ़ेगा, और अगर एग्रेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो गन्स का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर वायलेंस, क्राइम और ज़्यादा बढ़ सकता है। और जो छोटे बच्चे हैं वो पीसफुल एक्टिविटीज़ में ध्यान ना लगाकर जब वो ऐसे दूसरों को देखेंगे तो सोशलाइजेशन की वजह से वो भी उनके जैसा अपने आप को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गन्स की एक्टिविटी जो प्रोडक्शन है वो कैसे भी करके नहीं होनी चाहिए। इस केस में गन जो एक एग्जांपल हमने यूज़ करा वो कल्चरली अनएक्सेप्टेबल रिसोर्स का एग्जांपल है। तो हमने रिसोर्सेज की डेफिनेशन को जाना और मैंने पूरी कोशिश करी कि कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट में आपको दूं कि रिसोर्स क्या होते हैं। तो 3 कंडीशंस बस आप याद रखना। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए रिसोर्सेज, कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग रिसोर्स को एक्सेस कर पाएँ, उनको यूज़ कर पाएँ। इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, उनकी यूटिलिटी और यूज़फुलनेस बहुत होनी चाहिए, ठीक है। पर्सन की जितनी कॉस्ट लगी थी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में
मार्केट में उसकी वैल्यू उससे 4, 5, 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पर्सन को अपना कॉस्ट और एज वेल एज प्रॉफिट मिल जाए। और लास्ट कंडीशन थी रिसोर्सेज मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। हमारे कल्चर में कोई ऐसा रिसोर्स नहीं आना चाहिए जिससे सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट ना करें, ये कहकर के हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर रिसोर्स या फिर नंबर ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो ये 3 कंडीशन हमने डिस्कस करी और इन 3 कंडीशंस को अगर आप जोड़ दो तो वो बन जाते हैं कि हर एक चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर सके, वो एक डेफिनेशन है रिसोर्स की। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखो अब क्या है, राइटर हमें एक बहुत ही प्यारा सा लिंक, एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बताने की कोशिश करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, और ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट से, अपनी टेक्नोलॉजी से आसपास की और अपने आसपास के इंस्टीट्यूशन से लिंक्ड है। तो ये जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है ना, नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जिससे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हर तरफ से सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं, इसका लिंक हम एक बार ही जानते हैं। राइटर देखो बोलते हैं यहाँ पर, अगर आप ऊपर देखो, राइटर बोलते हैं कि एनवायरनमेंट में हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर हमें उसमें किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, मतलब एक जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हमें किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। इसका मतलब क्या है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस तीनों अगर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तीनों के बीच में अगर एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप डेवलप हो, तभी हम लोग अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलने वाले रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में किसी भी तरीके की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। देखो इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन, या सिंपल सा अगर आप कहो कि एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी तरीके की सोशल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़ या किसी भी तरह की प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी अगर किसी एक बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी में होती हो तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में एक तरीके से एजुकेशनल एक्टिविटी होती है जो कि एक तरीके की सोशल एक्टिविटी है वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए, तो स्कूल भी आपका एक तरीके का इंस्टीट्यूशंस है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी टेम्पल हो, चर्च हो, मॉस्क हो या गुरुद्वारा हो, यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है, मतलब दीज इंस्टीट्यूशंस आर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़, पूजा पाठ की एक्टिविटीज़ होती है। ये एक तरीके की बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सोलली डेडिकेटेड है रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये भी एक तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं। सिमिलर वे में अगर हम लोग बात करें कि कोई भी एक कंपनी या एजेंसी या बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर कोई भी एक कंपनी हो, वर्कर्स काम करते हों, उस कंपनी को, उस बिल्डिंग को कुछ प्रॉफिट जनरेट होता हो अपने वर्कर्स की एक्टिविटीज़ की वजह से, अब यहाँ पर जो कंपनी या इंस्टीट्यूशन क्रिएट करा गया है वो प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज़ से क्रिएट करा गया है, तो ये भी एक एग्जांपल है इंस्टीट्यूशन का। तो समझ गए, इंस्टीट्यूशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी एजेंसी या बिल्डिंग होती है जिसमें वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, जिसको हम जिन एक्टिविटीज़ को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं या तो सोशल एक्टिविटी के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, कल्चरल एक्टिविटी या रिलीजियस एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी ऐसी यहाँ पर होती हो अगर सोसाइटी के अंदर, तो वो सारे पार्ट होते हैं इंस्टीट्यूशंस के। इंस्टीट्यूशंस देखो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिहेवियर को और हमारी लाइफ को शेप करने की कोशिश करते हैं सोशलाइजेशन की वजह से। जैसे हमें बचपन से देखो ये सिखाया जाता है सोशलाइजेशन की वजह से। सोशलाइजेशन का मतलब होता है पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ जो बचपन से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने की वजह से हमारे अंदर कुछ वैल्यूज़, कुछ हैबिट्स इनकलकेट होती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोशलाइजेशन। तो इंस्टीट्यूशंस के कंटेक्स्ट में क्या होता है कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस से हम लोग वेरियस इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्ट करना सीखते हैं। जैसे
कोई भी किसी भी सोसाइटी का कोई पर्सन हो तो उसको ये तो पता ही होता है कि स्कूल की इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, चाहे बच्चे का पढ़ने का मन हो चाहे ना हो, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बच्चे को वो स्कूल भेजेंगे। ऐसे ही कोई भी पर्सन अगर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो तो अपने रिलीजन से जुड़े हुए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, उसमें वो भेजते ही हैं, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं और वो चाहते हैं कि जो हमारे रिलीजन की जो तालीम है, जो सीख है, जो वैल्यूज़ हैं, वो हमारे बच्चों में भी आए, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इंस्टीट्यूशंस की रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है हमारी लाइफ में। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक या मरते हुए टाइम तक वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, वो हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड और हमें खुद को चेंज करने की हमारे वैल्यूज़, हमारे बिहेवियर्स को चेंज करने में इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी बड़ा रोल होता है। और हमारा साइकोलॉजी ये कहती है कि मोस्टली हमारा जो बिहेवियर होता है और जिस तरीके से हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करना सीखते हैं, उसमें इंस्टीट्यूशंस की भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है। अब स्कूल में जाकर हम लोग लीडरशिप क्वालिटीज़, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है, कुछ दोस्त होंगे आपको बुली करेंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे या जूनियर्स होंगे जिनको आप बुली करोगे, तो वेरियस क्वालिटीज़ दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके हमारी डेवलप होती है। और स्कूल जाकर ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है कि ऐसा माना जाता है पर्सन एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग बनकर बाहर निकलता है। तो स्कूलिंग बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशंस दुनिया भर में बनाने की कोशिश नहीं करी जाती। घर पे ही बच्चों को फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ा दिया जाता और उन्हें एक गवर्नमेंट एजेंसी का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता कि आपकी नौकरी अब आप नौकरी करने के लिए अब केपेबल हो। लेकिन ऐसा नहीं करा जाता है। स्कूल को अगर इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है, जिसका सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों को सिविलाइज करने के लिए, तो ये कुछ सोच समझ कर ही करा गया था। तो इस तरीके से बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को शेप करने का काम करते हैं और इसकी वजह से हम लोग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स बनते हैं। ठीक है, तो खैर हम लोग बात कर रहे थे कि राइटर ये कहते हैं ह्यूमन बींग्स इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है और इसी इंटरेक्टिव रिलेशनशिप की वजह से हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज नेचुरली अवेलेबल होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करा जाता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए राइटर ये बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो अपने नेचर से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ टेक्नोलॉजी। और नेचर से इंटरेक्ट करने के बाद टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान कुछ इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करने की वजह से होता क्या है, लोगों का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो इंश्योर होता है। मतलब लोगों की लाइफ में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, मतलब पैसा होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन लोग अपनी करते हैं कि उनको ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगलो चाहिए, ये सारी की सारी जो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की मदद से जब नेचर से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो इंसान कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप करते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, स्कूल्स हो गए, कोई कंपनियां हो गई, कुछ एजेंसीज़ हो गई, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए। और इन सारे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करके लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर होती है। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट था, आप लोगों को क्लैरिटी शायद से मिली हो या शायद से ना मिली हो, लेकिन हम लोग इस पॉइंट को एक बार प्रूव करते हैं कि क्या मतलब है इस चीज़ का, कि राइटर का व्यू पॉइंट क्या है, क्या समझाना चाहते हैं हमें राइटर जब वो कहते हैं कि हम लोग नेचर से जब इंटरेक्ट करते हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरेक्ट करा जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा और कुछ इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करा जाता है ताकि लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर हो। इस पॉइंट को अब हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, नेचर में बड़े सारे रिसोर्सेज हैं जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं। हमें उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत होती है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। और हम लोग रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, हमने देखा था टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स, जो लाइन दे रखी थी हमारी एनसीईआरटी में कि टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर से इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो देखो, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का। ठीक है, अब नेचर में देखो, नेचुरली तो इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं मिलता,
मतलब आप ज़मीन खोदोगे आपको इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूबलाइट्स वगैरह मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो ग्लास है, एल्यूमिनियम है, या किसी कॉपर वायर की अगर हमें ज़रूरत है, वो सारे के सारे नेचर में नेचुरली अवेलेबल हैं रिसोर्सेज की फॉर्म में। इतनी बात तो ठीक है ना। ये तो हम जानते हैं कि नेचर डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन वो रिसोर्सेज प्रोवाइड ज़रूर कर सकता है नेचर हमें, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स, ऐसे जो अप्लाइंसेज हैं, होम अप्लाइंसेज, उनको हम लोग आराम से प्रोड्यूस कर सकें। अब इंसानों ने जब ऐसे अप्लाइंसेस को बनाना सीखा, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, और उसकी भी अब एडवांस स्टेजेस जैसे आ गई हैं, एलईडी लाइट्स, एलईडी ट्यूबलाइट्स, तो इंसान ने देखा हाँ यार ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। वर्ल्ड वाइड लोग, मतलब लोगों को इलेक्ट्रिक बल्ब और ट्यूबलाइट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसकी मास स्केल प्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे ऐसे अप्लाइंसेस को बनाना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एक डेली यूज़ की डेली यूज़ के कुछ ये चीज़ें हैं जो इंसान यूज़ करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए। अब बिना बल्ब के तो घर में कोई भी नहीं रह सकता, ट्यूबलाइट और जो बल्ब है वो तो सबको चाहिए। तो ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि कैसे नेचर और टेक्नोलॉजी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए हमें नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ता है, क्योंकि नेचर में ही वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसकी मदद से टेक्नोलॉजी बन सकती है। और सिचुएशन को आप रिवर्स कर दो, टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर में जो रिसोर्सेज हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब समझ गए, ये टू वे प्रोसेस है। नेचर में कुछ ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हमें टेक्नोलॉजी मिली, और उसी टेक्नोलॉजी की कोई दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसको यूज़ करके नेचर में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग इंसानी हाथों से उनको नहीं निकाल सकते, तो हमें डीपर जाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़, कुछ मशीन्स की ज़रूरत होती है। तो वो भी एक एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का। तो ये हमने पहला पॉइंट प्रूव करा कि किस तरीके से नेचर और टेक्नोलॉजी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। वापस एक बारी अपने एग्जांपल की तरफ आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक बल्ब जब इंसान को लगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है, ठीक है, और याद करो प्रॉफिटेबल चीज़ अगर वो है और इंसान लगातार उन्हें अर्थ के इंटीरियर से एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो ये क्या एग्जांपल है? ये एग्जांपल है इकोनॉमिक फीजिबिलिटी का। तो जब ह्यूमन बींग्स को ये रियलाइज़ हुआ कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स और इस तरीके के जो अप्लाइंसेज हैं, अर्थ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग इनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब ये इकोनॉमिकली फीजिबल है, तो फिर ह्यूमन बींग्स ने क्या करा? ह्यूमन बींग्स ने बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू करे, जिसमें इन तरीके के इलेक्ट्रिक बल्ब्स की अलग अलग एरियाज़ में मास प्रोडक्शन, एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, जिसमें आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा लार्ज स्केल पे बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये आवरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कैसे भी करके बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये प्रोडक्शन हो क्यों रही है? क्योंकि मार्केट में अगर इतने बल्ब से प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो इतनी डिमांड है मार्केट में, तभी तो ये इंडस्ट्री खुली, ये कंपनी खुली, ये फैक्ट्री खुली। यहाँ पर अलग अलग लेबर्स को एम्प्लॉय करा जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि बल्ब कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं। फिर कुछ मशीन खरीदी जाएगी जो ऑटोमेटिकली उन बल्ब्स को प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो हमें और ज़्यादा बल्ब्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ह्यूमन बींग्स को एक पर्टिकुलर टाइम पे रियलाइज़ हुआ होगा। अब ये जो फैक्ट्री है, ये जो कंपनी है, जहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये किस चीज़ का एग्जांपल है? यही तो एग्जांपल है इंस्टीट्यूशंस का। तो देखो हमने एक लिंक इस्टेब्लिश कर दिया अच्छा खासा कि कैसे नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच में आपस में रिलेशनशिप है। और जब नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप होता है तो एनसीईआरटी में नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई थी? फिर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नेक्स्ट स्टेज पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्टेज क्या थी? इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करते हैं। और इंस्टीट्यूशंस को क्यों क्रिएट करा जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और बल्ब्स तो ऐसी चीज़ है जो स्ट्रीट लाइटिंग, अलग अलग कंपनी, अलग अलग फैक्ट्री, एक छोटे से फार्मर के घर में, हर जगह पर ये यूज़ होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी एरिया, लोकेलिटी, गली मोहल्ला, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, हर जगह पर ऐसे बल्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी सबको। तो ये हो गया एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन का, जिसकी वजह से इंसान अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाए। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ। इंसानों को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये रियलाइज़ हुआ होगा कि गोल्ड एक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स है जो अर्थ के इंटीरियर सरफेस से हमें, अर्थ के इंटीरियर से हमें मिलता है। अब गोल्ड मिल कहाँ रहा है? गोल्ड मिल रहा है हमें, अगर हम लोग बात करें तो नेचर के अंदर हमें गोल्ड मिल रहा है ना। नेचर के अंदर एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, एक रिसोर्स है
जिसका नाम है गोल्ड, और ये एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है इंसान की नज़रों में। ऐसा एक टाइम पे इंसानों को कभी ना कभी पुराने कुछ सालों में रियलाइज़ हुआ होगा। तो अगेन बात फिर से वही आ जाती है, ऐसे किसी प्रीशियस रिसोर्स को अर्थ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंसानों को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करा, और इस नेचुरल रिसोर्सेज को जब एक्सट्रैक्ट करा गया तो उसे अलग अलग शेप देने के लिए उस रिसोर्स की पहले तो स्मेल्टिंग और मेल्टिंग हुई, उसे पिघलाया गया ताकि उसे वेरियस शेप्स दी जा सकें, या तो गोल्ड बार्स या गोल्ड बिस्किट की फॉर्म में, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस चीज़ जिसको कहते हैं ज्वेलरी की फॉर्म में। ठीक है, और ज्वेलरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बैंगल्स हो सकते हैं, नेकलेस हो सकता है, ईयर रिंग्स हो सकते हैं, नोज रिंग हो सकती है। अब कुछ सालों में क्या हुआ होगा, धीरे धीरे करके ऑल ओवर द वर्ल्ड गोल्ड की डिमांड बढ़ी होगी। ठीक है, कि उसको सेरेमनीज़ में, मैरिज फंक्शंस में, ब्राइड्स के लिए बहुत ज़रूरी है गोल्ड, ये रियलाइज़ हुआ होगा, और गोल्ड की जैसी डिमांड बढ़ी तो कुछ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे गए इंसानों के द्वारा, और ज्वेलरी की केस में इंस्टीट्यूशंस क्या हो जाएंगे, मार्केट, सिंपल मार्केट, मतलब गोल्ड मेकिंग जो शॉप्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो इस्टेब्लिश होना शुरू हुई, और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मार्केट है जिनका सोल पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हमने समझे, एक तो बल्ब मेकिंग फैक्ट्री और गोल्ड के कंटेक्स्ट में, कि किस तरीके से नेचर में नेचुरली रिसोर्सेज जो मिलते हैं उन्हें इंसानों के द्वारा टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, और जब इंसानों को अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करना हो, तो वेरियस इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करते हैं। जैसे बल्ब के केस में हमने देखा था बल्ब फैक्ट्री, और गोल्ड के केस में हमने देखा एक प्रॉपर गोल्ड शॉप्स होती है, ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, मार्केट्स होती हैं। ठीक है, और इसका बिजनेस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस कुछ ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करते हैं ताकि वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर कर सकें, अपना प्रॉफिट इंश्योर कर सकें। तो यही जो चीज़ लिखी हुई थी हमने इसको एग्जाम्पल से प्रूव करा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि यहाँ पर लिखा हुआ था ह्यूमन बीइंग्स देखो कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने नेचर से टेक्नोलॉजी की मदद से, और टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ हुई थी हमारे एग्जाम्पल के केस में रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करते हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल सके। और अब आपको ये डायग्राम भी आराम से समझ में आ जाएगा, फिगर 1.1। ये देखो सेंट्रल कोर एस्पेक्ट में है ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, वो अपने नेचर से इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो नेचर से कैसे इंटरेक्ट वो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से। ये देखो सेकंड कंपोनेंट, और जब वो टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर से इंटरेक्ट करना सीख जाते हैं, मतलब रिसोर्सेज को अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकालना सीख जाते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करना सीख जाते हैं अलग अलग प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ के लिए, तब वो कुछ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो सके। और इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करे जाते हैं जब किसी चीज़ की बहुत बड़े स्केल पे डिमांड होने लग जाती है। अब स्कूल के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये देखो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन्होंने कुछ एक बिल्डिंग खरीदी। ठीक है, उस बिल्डिंग पे एक वो बिल्डिंग है जो वो स्कूल बिल्डिंग है, मान लेते हैं हम लोग, ये स्कूल बिल्डिंग है एक पर्टिकुलर। अब स्कूल बिल्डिंग के एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूशन का, और आप जानते हो कि स्कूल्स में अब जो वेरियस टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर लैब्स होती हैं, इवन अब तो स्मार्ट क्लासेस का जो कंसेप्ट आ गया है, तो वो टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो, हर एक डायमेंशन को आप जोड़ सकते हो कि जो ह्यूमन बीइंग्स होंगे वो सेंट्रल कंपोनेंट होंगे हमेशा। जब भी रिसोर्सेज की बात आएगी वो आस पास में सराउंडेड होंगे, वो घिरे होंगे तीन चीज़ों से, एक तो इंस्टीट्यूशंस, दूसरा नेचर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और तीसरा टेक्नोलॉजी। मतलब इन तीनों के बिना रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग्स तक पहुँचेंगे वो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है पहुँचना, ऐसा राइटर कहते हैं हमें। ठीक है, जब नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन इन तीनों का इंटरेक्शन आपस में होगा तभी एक नेचुरली मिलने वाले रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करा जा सकता है, जिसे इंसान अपनी फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइकोलॉजिकल हर एक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मतलब आप कह सकते हो कंफर्टेबल लाइफ बिताने के लिए इन तीनों का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद बोला जाता है, फिर तो एक ईजी सी चीज़ लिखी हुई है कि राइटर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये सोचते हो कि रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, मतलब अनलिमिटेड है क्या रिसोर्सेज नेचर के अंदर? तो हम सबको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कुछ गिनती के ही रिसोर्सेज होते हैं। ज़्यादा अगर रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ करा जाएगा अपनी कंफर्टेबल लाइफ बिताने के लिए, तो रिसोर्सेज एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज अर्थ के ऊपर लिमिटेड है। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब जिस रेट पे, जिस स्पीड पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही होगी उसी रेट पे रिसोर्सेज का सर्वाइवल पॉसिबल है। मतलब अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगेंगी तो रिसोर्सेज बहुत तेज़ी के साथ श्रिंक करेंगे, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर एक ठीक ठाक पेस पर चल रही होगी कि अर्थ के रिसोर्सेज जो हैं वो रीजनरेट हो जाएं, तो रिसोर्सेज जो हैं वो भी अर्थ पे मेंटेन रहेंगे। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज के बीच में जो लिंक होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हो एक पैरेलल लिंक है, कि जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे उसकी स्पीड होगी, वैसे ही रिसोर्सेज का कम होना या मेंटेन रहना वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बोला जाता है ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इंसान खुद एक रिसोर्सेज की सर्वाइवल के लिए, कि रिसोर्सेज नेचर में अवेलेबल रहते भी हैं या फ्यूचर में ख़त्म हो जाते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। कैसे? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपने आसपास में मिलने वाले मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं जो एनवायरनमेंट में उनके मिलता है रिसोर्सेज में, और फिर उनको वो यूज़ करते हैं। ये चीज़ तो हमने देख ही ली। अब जैसे एक सीमेंट है, ठीक है, तो ये जो सीमेंट को बनाने के लिए जो भी सैंड होती है, अब ये नेचर में इंसानों को मिल जाती है। फिर एक टेक्नोलॉजिकल मीडियम की मदद से उस सीमेंट की मिक्सिंग करी जाती है, उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। इस तरीके के टैंकर्स आपने देखे होंगे जहाँ पर सीमेंट की मिक्सिंग होती है, और उसी नेचुरली मिलने वाले मटेरियल की वजह से, सीमेंट की वजह से उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट, मतलब टेक्नोलॉजी जो सीमेंट को कन्वर्ट करेगी, जो उसमें मिक्सिंग होगी, उसी की मदद से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कितने सुंदर घर जो होते हैं वो बिल्ड कर लेते हैं, जो ब्यूटीफुल हाउसेस होते हैं दैट आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल मटेरियल्स इन आवर एनवायरनमेंट। तो सीमेंट के नेचुरली मिलने तक से लेकर घर बनाने तक की एक्टिविटी में जो ये प्रोसेस चला, ये क्या है? ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। अब ऐसी एक्टिविटीज़ अगर बहुत स्पीड से एनवायरनमेंट के अंदर होंगी, मतलब ऐसे हाउसेस की जो डिमांड होगी ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो अर्थ में जो रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से सीमेंट बनेगा, कुछ ब्रिक्स होंगी, कुछ स्टोन्स होंगे, कुछ एक ग्लासेस होंगे, या घर में जो भी अदर जो चीज़ें होंगी कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज़ करी जाती हैं, एनवायरनमेंट की देखो एक अपने खुद की एक रेट होता है प्रोड्यूस करने का। मतलब जो रिसोर्सेज एनवायरनमेंट के अंदर मिलते हैं वो थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जनरेट होते हैं, वो पैदा होते हैं थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में, लेकिन इंसानों की जो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो डिमांड है ना, जो उनकी नीड है, जिस तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू व्हाट अर्थ कैन गिव टू अस। जिस रेट पे अर्थ रिसोर्सेज को पैदा कर सकता है वो रेट बहुत ही कम रह गया अब, एज़ कम्पेयर टू जिस हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन्स की जो डिमांड्स हैं, वांट्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए राइटर हमसे कहते हैं एनसीईआरटी में कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे डिपेंड होते हैं रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को भी हमने डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे उसी के बेसिस पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी। लास्ट में फिर एक बात बोली जाती है कि रिसोर्सेज को बहुत सारे तरीक़ों में क्लासीफाई करा जाता है, और एक क्लासिफिकेशन ही इस चैप्टर का कोर कंपोनेंट है। मतलब मेन जो इस चैप्टर में बात करी गई है इन रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन के ऊपर ही मेन फोकस करा गया है। इंट्रोडक्शन तो देखो हमने, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं कि थोड़ा सा उसको डिटेल्ड ही रखते हैं ताकि चैप्टर का एक अच्छा सा बेस प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज। 4 तरीक़ों में रिसोर्सेज को क्लासीफाई करा गया है। एक तो ओरिजिन के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, क्या ख़त्म हो जाएंगे रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबिलिटी।
उसके बेसिस पे भी दो क्लासिफिकेशन होती हैं रिसोर्सेज की, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर तीसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि रिसोर्सेज को ओन कौन करेगा। तो उसके बेसिस पे चार तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे चार तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स। ठीक है, मतलब डेवलप्ड देखो इस चैप्टर में अलग दे रखे हैं और स्टॉक अलग है, तो यहाँ पर कॉमा लगा देना। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व्स। तो ये चार क्लासिफिकेशंस हैं जिसके अंदर फर्दर सब क्लासिफिकेशंस होती हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। लास्ट चीज़ जो इस पेज के ऊपर दे रखी है वो दे रखी है फिगर 1.2 में डिफरेंट रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन टेबल है ना, जिसमें हमें रिसोर्सेज बता रखे हैं, नेचुरल, ह्यूमन, अभी हमने देखा था कि रिसोर्सेज को क्लासीफाई करने के तरीके हैं अलग अलग, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो उन सारे के सारे क्लासिफिकेशन को जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तो ये वाला टेबल आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे एक एक क्लासिफिकेशन हम लोग करते जाके इस टेबल की तरफ भी हम लोग साइमल्टेनियसली देखते चले जाएंगे, फिर ये आपको टेबल आराम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी के लिए इसको हम लोग अवॉइड करते हैं।